कॉस्मोलॉजी के ऊपर ये 4th वीडियो है। पहली वीडियो में हमने बिग बैंग थ्योरी और उसके नतीजे में गैलेक्सीज की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। दूसरी वीडियो हमने सोलर सिस्टम को समझने के लिए देखी थी। 3rd वीडियो में हमने लेनिकाय के बारे में पढ़ा था। इन लेक्चर्स की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्पेस ऑब्जेक्ट्स की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये किसी प्लैनेटरी सिस्टम की ज़िंदगी और मौत का सबब बन सकते हैं। खला में मौजूद इन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ को हम बग़ैर किसी टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स हमें हबल टेलीस्कोप से मिली, जबकि हाल ही में एक मॉडर्न टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च की गई है। इन टेलीस्कोप के अलावा हम डोमेस्टिक लेवल पर भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए एक टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। ये एपी रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप्स हैं। आइए इस वीडियो में स्पेस ऑब्जेक्ट्स की डिटेल जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि दुनिया में ऐसी कौन से प्लेसेस हैं जहां पर हम विदाउट टेलीस्कोप स्पेस ऑब्जेक्ट्स को ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि उनकी स्टडीज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्लेस नमीबिया है। नमीबिया साउथ अफ्रीका का कोस्टल एरिया है। वर्ल्ड मैप पे इस जगह की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ से आसमान रात के वक्त बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है। स्पेस रिसर्चर्स इस प्लेस को बहुत पसंद करते हैं। दूसरा प्लेस सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में वाक़ है। अफ्रीका को तकरीबन 35% सहारा डेजर्ट कवर करता है, जिनमें अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, सूडान और मोरितानिया के ममालिक शामिल हैं। इस सहरा का फैलाव और शहरों से दूरी रात के वक्त इसके आसमान को इंतहाई साफ कर देती है, जिसकी वजह से हमें स्पेस ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं। तीसरा प्लेस हिमालय है। हिमालय के कुछ ममालिक, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया और भूटान शामिल हैं, ऐसी लोकेशन के ऊपर वाक़ हैं जहां से हम स्पेस ऑब्जेक्ट की स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मकाम है। दुनिया में टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन्स हिमालय में वाक़ हैं। आसमान के इतने पास होने की वजह से यहाँ से स्पेस ऑब्जेक्ट की रिसर्च में बहुत मदद मिलती है। 4th प्लेस एटाकामा डेजर्ट है। एटाकामा चिली में वाक़ है। ये भी कोस्टल एरिया है और बाय द डेफिनेशन ऑफ डेजर्ट ये भी दूर दराज की चट्टानों और ऊंचे पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस जगह की ख़ास बात यह है कि स्पेस ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन यहाँ समुंदर के खूबसूरत पानी में नज़र आती है। इस बिना पर हम स्पेस ऑब्जेक्ट्स के साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हवाई यूएसए का एक ऐसा जजीरा है जिसके चारों तरफ समंदर है और ज़मीन पर यह 5वीं जगह है जहाँ से हम स्पेस ऑब्जेक्ट्स की स्टडी बहुत वास्ट लेवल पे करते हैं। यहाँ पर बहुत से मुल्कों की रिसर्च ऑब्जर्वेटरीज हैं। यहाँ बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स लगाई गई हैं और यहाँ रात के वक्त आसमान एक शफाफ चादर की मानिंद नज़र आता है।
छठी जगह एल्प्स यूरोप में वाक़ है। एल्प्स को दी एल्प्स का नाम देकर पुकारा जाता है। यूरोप में अगर कोई उजला और कुदरती हुस्न से माला माल इलाका है तो वो दी एल्प्स है। ये बर्फ पोश पहाड़ों में घिरा फ्रांस, इटली, नॉर्वे और बहुत से यूरोपियन ममालिक को एक दूसरे से मिलाता है। इस जगह सयाहों की आमदोरफ्त होने की वजह से रात के वक्त आसमान का नज़ारा एक नया रंग पेश करता है। गैलेक्सीज की गर्द इसी जगह से बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। प्लाइडीज ये दो तरह के स्टार क्लस्टर्स हैं। इनमें एक छोटा और एक बड़ा सिस्टम है। 7 सितारों का ये जमघट मिल्की वे गैलेक्सी के आखिरी कॉर्नर से तकरीबन 450 साल के फासले पर वाक़ है। प्लाइडीज के कुछ और नाम भी हैं, जैसे 7 सिस्टर्स, ग्रेट शी बेयर एंड टिनी बेबी बेयर, उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर, और एशिया के लोग कॉमनली दुब्बे अकबर और दुब्बे असगर के नाम से प्लाइडीज को जानते हैं। प्लाइडीज जैसे कुछ और स्टार क्लस्टर भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनमें पर्सियस, ओराएगा, हाई एड्स और ओरियन शामिल हैं। रोग प्लैनेट ये स्पेस में आवारा घूमते हुए गैलेक्सीज के वो टुकड़े हैं जो कभी किसी प्लैनेट का हिस्सा हुआ करते थे, फिर जब इनके मास ग्रेविटी का पुल बर्दाश्त नहीं कर सके तो ये उस प्लैनेट से जुदा होकर स्पेस में आज़ाद घूमने लग गए। इन टुकड़ों पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता और ना ही इनके अंदर इनकी अपनी ग्रेविटी है। ये स्पेस ऑब्जेक्ट्स बेज़रर होते हैं, मगर इनकी स्पेस में प्रेजेंस और पोजीशन का पता होना किसी भी स्पेस जर्नी या स्पेस मिशन के रूट को सुपरवाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रोग प्लैनेट को कुछ और नाम भी दिए गए हैं, जैसे इंटरस्टेलर प्लैनेट, नोम्ड प्लैनेट, फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट, अनबाउंडेड प्लैनेट, ऑर्फन प्लैनेट, वंडरिंग प्लैनेट, स्टारलेस प्लैनेट, सनलेस प्लैनेट और पेरेंटलेस प्लैनेट भी कहा जाता है। अरोरा या पोलर लाइट्स जमीन पर कुछ ऐसे इलाके हैं जो इंतहाई बर्फीले हैं। इन इलाकों को हाई लैटिट्यूड्स या फ्राइजिड जोन कहा जाता है। इनमें आर्कटिक ओशन और एंटार्क्टिका, जो ज़मीन के इंतहाई शुमाल और इंतहाई जनूब में वाक़ हैं, शामिल हैं। इन इलाकों में दिन और रात में तमीज़ करना बहुत मुश्किल काम है। सूरज
ना तो यहाँ तलू होता है ना ही गुरूब। इस वजह से यहाँ सूरज की रोशनी अटखेलियां करती हुई लहलहाती नजर आती है। इस तरह की रोशनी को अरोरा या पोलर लाइट्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड या प्लैनेटॉइड्स। बिग बैंग के वक्त जहां गैलेक्सीज और प्लैनेटरी सिस्टम वजूद में आए, वहां एस्ट्रॉइड भी बने। ये छोटे प्लैनेट्स हैं जिन पर ग्रेविटी का असर होता है और ये किसी स्टार या प्लैनेट की ग्रेविटी के असर से भी रेवोल्यूशन करते हैं। ताहम इन छोटे छोटे प्लैनेट्स की अपनी ग्रेविटी इंतहाई कम होती है और इन एस्ट्रॉइड का अपना कोई वेदर सिस्टम भी नहीं होता। एस्ट्रॉइड फोर्स के असर को फील करते हैं और फिर अपनी डायरेक्शन और मोशन उस प्लैनेट या उस स्टार के तरफ बना लेते हैं। सोलर सिस्टम में दो बड़े एस्ट्रॉइड बेल्ट हैं, जिनमें से कई दफ़ा एस्ट्रॉइड मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर गिर चुके हैं। साइंसदानों का कहना है कि अगर एक बड़ा एस्ट्रॉइड ज़मीन पर गिर जाए तो ज़मीन चंद सेकंड में तबाह हो सकती है। एस्ट्रॉइड की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, ना ही इनकी अपनी कोई आयनिक लेयर होती है। जब ये तेज़ी से किसी प्लैनेट की ग्रेविटी फील करके उस प्लैनेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उस प्लैनेट की आयनिक लेयर से रगड़ खाकर इनमें आग लग जाती है और ये एक जलते हुए अंगारे की मानिंद उस प्लैनेट के सरफेस के ऊपर गिरते हैं। चांद पर भी जो गड़े नज़र आते हैं वो भी एस्ट्रॉइड की बम्बार्डमेंट की वजह से हैं। सोलर सिस्टम में जो करीब एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट हमें नज़र आता है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट हैबिटेबल जोन की हिफाजत करता है, जबकि दूसरा एस्ट्रॉइड बेल्ट ट्रोजन एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो सोलर सिस्टम के बाहर के किनारे पर हमें नज़र आता है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट दूसरी गैलेक्सीज में तोड़ फोड़ के नतीजे में आने वाले दूसरे अजराम फल्की से हमारे सोलर सिस्टम की हिफाजत करता है। एक छोटा एस्ट्रॉइड का रिंग सैटर्न के गिर्द भी मौजूद है। कॉमेट्स बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े हैं। अगर हम इन्हें एस्ट्रॉइड की बर्फीली चट्टानें कहें तो गलत ना होगा। एस्ट्रॉइड की तरह कॉमेट्स भी किसी स्टार या प्लैनेट के गिर्द घूमते हैं। इन्हें स्नो बॉल्स भी कहा जाता है। इनका साइज एक बड़े शहर जितना होता है और ये टुकड़े जब किसी स्टार के करीब से गुजरते हैं तो उस स्टार की एनर्जी इन बर्फीली चट्टानों को पिघला देती है, जिसकी वजह से ये गैस में तब्दील हो जाते हैं। फिर ये गैस एक चमकदार स्पेक्ट्रम बनाती है जो मुख्तलिफ कलर्स में हमें नज़र आता है। मीटोर आउटर स्पेस में पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं। जब ये किसी प्लैनेट में एंटर होते हैं तो उस प्लैनेट की आयनिक लेयर से रगड़ खाकर गर्म हो जाते हैं और फिर ये गर्म टुकड़े एनर्जी खारिज करते हुए अपना साइज कम कर लेते हैं और यूं ये फिज़ा में ही राख बन जाते हैं। आम फहम ज़ुबान में मीटोर को सितारे का टूटा हुआ टुकड़ा या टूटता सितारा भी कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक ऐसे हजारों टुकड़े हर वक्त ज़मीन की तरफ आते हुए तेज़ी से फिज़ा में ही जल जाते हैं, जिनका हमें नुकसान नहीं होता। ताहम सैटेलाइट से ये टुकड़े टकराकर सैटेलाइट्स को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तब यही मीटोर शावर कहलाती है। इसी वजह से सैटेलाइट्स की आउटर शेल बॉडी इंतहाई मजबूत मटेरियल से बनाई जाती है। मीटोर
90% पत्थरों और डस्टी मटेरियल से बनते हैं। बाकी 10% मीटोर आयरन और निकल के बने होते हैं। ये आयरन और निकल के मीटोर फिजा में जलकर राख नहीं बनते, बल्कि ये टुकड़े प्लैनेट के सरफेस पर गिर जाते हैं। फिर इन टुकड़ों को मेटेरॉइट कहते हैं। एक बड़ा मेटेरॉइट तकरीबन 80,000 साल पहले जमीन पर गिरा था, जिसे 1920 में डिस्कवर किया गया। ये टुकड़ा नमीबिया के एक कस्बे हुबा में मौजूद है। मीटियोर अगर आउटर स्पेस में ही रेवोल्यूशन करता रहे तो इसे मेटेरॉइड कहते हैं। मेटेरॉइड का साइज गंदुम के दाने से लेकर 1 मीटर तक का होता है। अगर इनका साइज माइक्रोमीटर में आ जाए तो यही मेटेरॉइड्स स्पेस डस्ट या खलाई आंधी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीटियोर क्योंकि मैटर से बनते हैं, इसलिए ये अर्थ एटमॉस्फेयर में जब दाखिल होते हैं तो एक कलरफुल स्पेक्ट्रम बनाते हैं और फिर हमें मीटियोर की कंपोजिशन का पता चलता है।